जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग। ये जो आक्रांता है, इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पहले तो जय हो हमारी भारत मैया की। एक महान पराक्रमी और श्री शिवराय ने दिखाए पथ पर चलने वाला जाज्वल्य राष्ट्राभिमानी सनातनी हिंदू बाजीराव बल्लाळ प्रधान, जिसे हम बाजीराव पेशवे कहते हैं। मात्र 20 साल का शासनकाल है उसका, मात्र 20 साल का। 1720 से 1740 41 अपराजित लड़ाइयाँ, पोर्तुगीजों का कायम स्वरूपी बंदोबस्त, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, पश्चिम महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा को हिंदवी स्वराज्य से जोड़ना, भोपाल में फिर एक बार बुढ़े निजाम को परास्त करना और दिल्ली में भगवा। यह है उसका मोटा मोटा जीवन पट। ब्राह्मण होने के वजह से हमारे कुछ राष्ट्रद्रोही हिंदू है, ये वामपंथी कुत्ते हैं, इन जैसे सनातनी विरोधियों ने उसका कर्तृत्व हमेशा कम आंका है मित्रों। लेकिन वो कहते हैं ना, सूर्य नारायण जी को छिपाने की ये सड़क छाप कोशिश उनकी हमेशा नाकाम रही है। मित्रों, बाजीराव ने एक समय पर शाहू को बिना बताए अपनी हिंदू पदपादशाही के संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए काम किया है। ये 1729 की बात है कि मुगलों से लड़ने के लिए शाहू की बिना अनुमति बाजीराव बुंदेलखंड चला गया। शाहू के सातारा बुलाने पर उसने खुद के बजाय अपने भाई चिमाजी अप्पा को महाराष्ट्र भेजा और सिद्धि का वो जो इशू था वो निपटाया, जो मैंने आपको बताया है। राणोजी शिंदे, मल्हार होळकर का ये कांताजी पवार, गोविंदराव बुंदेला, ये लोग 1948 तक मालवा में कायम स्वरूपी रियासतदार बने, तो बाजीराव की वजह से। इनके तुरंत बाद, यानी 29 के बाद की मैं बात कर रहा हूं मित्रों, 1731-1732 में अगर कुछ बड़ी योजना बना के एक आखिरी दाव दिल्ली के विरुद्ध मराठा लड़ते ना, तो कदाचित भारत का नक्शा बदलता। ये सूफी भांड वलीउल्लाह जो है, ये नाम अब्दाली को लिखने के लिए शायद जिंदा ही नहीं बचता।
मित्रों, नादिर हो, अब्दाली हो, ये शायद भारत की तरफ देखते ही ना। वही हाल गोरों का भी होता, गोरों का कुछ बुरा नहीं होता। चलो, अब बुआ को अगर मूंछ होती तो मैं चाचा, वो कहने वाली परिस्थिति अब हो गई है। 1728 की पालखेड़ की लड़ाई युद्ध शास्त्र दृष्टया अत्यंत रोमांचित और अद्भुत प्रकार का ये नमूना है। युद्ध रणनीति का एक अत्यंत बुद्धिमान प्रयोग इस लड़ाई में बाजीराव ने किया। और ये भी बता दूं कि उस लड़ाई के बाद मरते दम तक निजाम के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने फिर से वो खुद का रुतबा, खुद का खौफ लाने की जी जान से 2-4 बार तो कोशिश की, लेकिन इज्जत तो भाई साहब पालखेड़ में नीलाम हो गई। आज 350 साल के बाद भी इज्जत तो गई हुई है। और एक बार इज्जत बेइज्जती हुई तब जब निजाम बाजीराव के पीछे पुणे से नज़दीक 30-35 किलोमीटर पहुंच गया। और सिर्फ पहुंच नहीं गया, पुणे में संभाजी भोसले को उसने छत्रपति घोषित करके उसकी शादी भी करवाई। यहां तक वो पहुंच गया था। उसका एक सरदार था तुर्कजा खान, ये नासिक में नंगा नाच कर रहा था। तो रंभाजी निम्बाड़कर उसी का सरदार था। वो तो सातारा हिंदवी स्वराज्य के राजधानी के पास लूट मार तक कर रहा था। बाजीराव ने एक निर्णय लिया। बाजीराव ने एक अतर्क्य निर्णय लेते हुए सीधा दशहरे के सुमुहूर्त पर छत्रपति संभाजी नगर की दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाया। लेकिन चाल देखो आप, लेकिन उसने संभाजी नगर पे हमला नहीं किया। वो सीधा आगे गोदावरी के तट के उस पार निजाम के मुल्क को उसने लूटना और जलाना शुरू किया। अब ये बात निजाम की जब कान पे पड़ी तो निजाम तो हक्का बक्का रह गया। बिना विलंब हिंदवी स्वराज्य छोड़ के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद लौटा। अब लौटा, वहां क्या देखता है? वहां देखता है कि यहाँ पे तो हमला ही नहीं हुआ है। तो हमला कहाँ हुआ था? हमला आगे विदर्भ खानदेश में और उसके आगे हुआ था। सारा 200-250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो उसका निजाम का प्रदेश था वो जल के राख हो चुका था। अब वो उसके बाजीराव के पीछे दौड़ा। बाजीराव ने बुरहानपुर का छल किया और ये पागल मोमिन उसके पीछे पहुंचा। तब तक बाजीराव बड़ोज भी पहुंच चुका था। वहाँ पे सरबुलंद खान को वो झूठा संदेशा वगैरह कि हम निजाम के साथ है वगैरह वगैरह। वहाँ से विद्युत गति से बाजीराव फिर मराठवाड़ा पहुंचा। मराठवाड़ा में अहमदनगर और औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर के बीच में गंगापुर वगैरह वैजापुर, ये पूरा इलाका बाजीराव ने साफ कर दिया। मित्रों, आधा अधूरा नहीं, आप मेरा वो पूरा एपिसोड डाउनलोड करके सुनो पालखेड़ का। केवल अद्भुत अपनी गति से बाजीराव ने जो मोमिन निजाम बुड्ढे को जो थकाया है ना, वो सुनने लायक है। इस युग में बाजीराव सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार इसीलिए माना जाता है, वो है उसकी गति। आप कर्नाटक का अभियान देखिए, अर्काट का नवाब हो, गूबा का घोरपड़े हो, मैसूर का वड़ियार हो, ये नाक से दाने चबवाने को बाजीराव ने मजबूर किया। मराठाओं का वर्चस्व मानने के लिए मजबूर किया, टैक्स देने के लिए मजबूर किया। 1738 में
भोपाल के युद्ध तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं, बताऊंगा आगे। निजाम बुढ़ा वहां भोपाल में मराठाओं ने पूरा का पूरा घेर लिया था। अंततः अत्यंत दारुण पराभव निजाम को स्वीकारना पड़ा और बिल्कुल अपने आखिरी 2-4 साल में जीवन के इस निजाम के जीवनी का सारा संध्या काल सारा बाजीराव ने ध्वस्त किया है। निजाम तो अब निजाम के बारे में पढ़िए, यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन जरा निजाम और भोपाल लड़ाई इसके बारे में देखिए कितने आर्टिकल मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे। मैं जो बता रहा हूं ना कि एआई में ये लोग घुस गए हैं, उनको हकालना है, इनसे लड़ाई लड़नी है। जंजीरा कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवराय ने छोड़ी हुई जो आधी लड़ाई थी उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः बाजीराव ने शुरू की है। ब्रह्मेंद्र स्वामी का भी उनको आशीर्वाद था। पुरजोर कोशिश के बाद सिद्धि को घुटने पे लाने के लिए मराठाओं ने मजबूर किया। उसने मराठाओं का वर्चस्व स्वीकार किया नहीं, मराठाओं ने उससे स्वीकार करवाया। तो इसका सीधा मतलब है वो जो बची हुई श्री शिवराय की हमारी आधी लड़ाई थी वो तो जीती ली भाई। गुजरात हो, खांडवा हो, बुंदेलखंड हो, पुणे में कुछ साल पहले, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल पितरे सर है, व्याख्यान भी अच्छी देते हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से बाजीराव के युद्ध नीति की समीक्षा मित्रों की है, बहुत सटीक वर्णन। और उन्होंने बताया है कि एक अजिंक्य सेनापति आज तय किए गए सभी युद्ध तत्वों पर 110% बाजीराव खरा उतरता है। अद्भुत योद्धा है बाजी, ये उनके शब्द है। लक्ष्य का चुनाव करना, उसका सतत का फॉलोअप करना, सुरक्षितता, गतिशीलता, आक्रामक चाले चलना, बल का निम्नतम प्रयोग करना और अपने समूचे बल का केंद्रीकरण करना, अपने मनोधैर्य को उच्च रखना और अपने सभी साथियों का मनोबल उच्च रखने के लिए मदद भी करना। युद्ध नीति में, युद्ध शास्त्र में, युद्ध भूमि पर अपनी सेना का व्यवस्थापन करना, योजना बनाने की दूरदृष्टिता और अपने साथियों का संपूर्ण सहकार्य प्राप्त करना। हर पैमाने पर बाजीराव श्रेष्ठतम योद्धा सिद्ध होता है मित्रों। एक चाइनीज विचारवंत था 2500 साल पहले, सुनजू का जग प्रसिद्ध पुस्तक है आर्ट ऑफ वॉर, आप भी पढ़िए, बहुत सुंदर पुस्तक है। उसने भी जो तत्वें मानांकित की थी, आज तो वो पूरे दुनिया में सर्वमान्य है, वहां भी बाजी खरा उतरता है। उससे आगे बढ़ो तो चुंग हो ची एक था, चुंग हो ची ने भी कुछ तत्वें अपने पुस्तक में लिखी है, वो भी बाजीराव ने अपनाई है। उसका युद्ध कौशल मित्रों वादातीत है, क्योंकि उसका प्लान भी हमेशा तैयार रहा है। अब आगरा छोड़ के दिल्ली पे हमला करना, बताऊंगा उसकी डिटेल में। छत्रपति संभाजीनगर हो, बुरहानपुर हो, वो युद्ध भूमि में ऐन मौके पे छोड़ के भड़ोच के लिए निकलना, ये क्या दर्शाता है? ये प्लान बी दर्शाता है। किंतु एक विकृति जो हमारे पिथौरा जी से लेके माँ जिजाऊ तक सभी पुण्यात्मा ने दिखाई हुई है, ये विकृति है मित्रों क्षमाशीलता। शत्रु से शत्रुत्व छोड़ के किया गया स्नेह,
अब ये तो मुझे भी पता है कि ये हमारे श्रेष्ठ सनातनी उच्च विचार है। प्रत्यक्ष मनुष्य तो परमात्मा का अंश है, मैं मानता हूं। षड्रिपु तो शरीर को जुड़ जाते हैं, जो विकृतियां हम कहते हैं ना 6 प्रकार की, और वो प्रयत्न से जड़ सकती है। हमारे ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, मनुष्य से नहीं उसकी विकृतियों से घृणा करो और उसके गलत कर्मों को सजा दो। लेकिन सावरकर जी ने इसे कलियुग की सद्गुण विकृति कहा है। कितना सुंदर सटीक शब्द है मित्रों। चाणक्य भी ने भी बताया था, अग्निशेषम ऋणम शेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धनेन तस्मात् शेषम न करायेत। जो चाणक्य ने न करायेत बताया था, बस वही सबसे मुख्य बात है। बाजीराव ने निजाम को 2 बार छोड़ा है। वसई के सारे धर्मांध दरिंदे, इन भिकमंगे पादरियों को, जिन्होंने सब वसई का धर्मांतरण किया ना, वो नालायक पादरियों को मान मातब्बर के साथ पोर्तुगीजों ने बैंड के साथ सदा अपने चिमाजी अप्पा ने किले से छोड़ने का निर्णय किया, बैंड बाजे के साथ। देखिए ये कितने नालायक और बेशरम ईसाई है। आधुनिक युद्ध साहित्य में जो बदलती क्रांति हो रही थी ना 18वीं शतक में, अस्त्र प्रणाली, उसकी ओर बाजीराव का पूर्ण दुर्लक्ष्य हुआ। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, सामुद्रिक क्षमता को सिर्फ और सिर्फ उसने आंगरे पे ब्लाइंडली छोड़ दिया। उस पे विश्वास रखा कि भाई ये सब समुद्र आप संभालो। लेकिन मित्रों, मेरा जितने भी विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक होते हैं, उनसे सवाल है कि एक मनुष्य, हाँ ये है कर्तृत्ववान वगैरह सब ठीक है, लेकिन 20 साल के नेतृत्व में उसने गति को अत्यावश्यक महत्व दिया है। और वो महत्व देते देते ऊपर लिखे जितने विधेय मैंने बताए, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं गया, समय भी हाथ में नहीं था। तो ये मानवीय क्षमता से ज्यादा तुम लोग बाजीराव से क्यों मांगते हो? ज्यादा क्यों मांगते हो भाई? ये बात सच है कि ये करना था, वो करना था, वो नहीं कर सका, लेकिन उसने जो किया है वो अद्भुत है। नहीं करना सका, करना जरूरी है, ये मैं भी मानता हूं। और ये सारी बातें मित्रों मेजर जनरल पित्रेसर ने अपने पुस्तक में विस्तार दी है। पुस्तक का नाम है या समहा, इसके जैसा यही, ये पुस्तक का शीर्षक है, मराठी में है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस पुस्तक से, तो मैं इसे चौर्य कर्म ना मानते हुए पितरे गुरुजी को विनम्र अभिवादन करके उनकी क्षमा भी यहाँ पॉडकास्ट में मांगना चाहता हूँ कि गुरुजी, मेरा गुनाह इतना है कि आपके मराठी पुस्तक में लिखी हुई जो बातें हैं वो मैं मेरे हिंदी परिवार को हिंदी में सुना रहा हूँ। वैसे मित्रों, पेशवाई के इस पॉडकास्ट सीरीज में पितरे गुरुजी ने बताए हुए हर घटना का विस्तार मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप मित्रों हमारी हिंदवी स्वराज्य की राजमुद्रा देखिए। राजमुद्रा में 2 शब्द है, एक है वर्धिष्णु और एक है विश्ववंदिता। वर्धिष्णु और विश्ववंदिता। श्री शिवराय के प्रेरणा से इसी 2 शब्द को बाजीराव ने अपना संकल्प बनाया और सिद्धि तक उस संकल्प को पहुंचाने के लिए जीवन भर अथक प्रयास भी बाजीराव करता रहा और लगभग
संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में वो कामयाब हुआ। लगभग 95% वो कामयाब रहा है। निस्संदेह बाजीराव पेशवा हमारे भारतवर्ष के समूचे इतिहास में एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व मुझे दिखाई देता है। जन्म से ब्राह्मण, लेकिन जीवन भर बाजीराव क्षत्रिय ही रहा, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण, कर्म से वो क्षत्रिय था। और हमारे सनातनी हिंदुस्तान में कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। वामपंथी भांडो, वामपंथी सुअरों, जरा मेरा इस एपिसोड को जात पात से जोड़ के दिखाओ तो जरा। स्वयं का अपना मुंह आप काला करोगे, ये गारंटी है। वाणी को विराम देता हूं मित्रों, मैं मराठी गालियां शुरू करूंगा। वाह, एक बात रही, अभी याद आया। ये राजमुद्रा तो शिवाजी महाराज की मैंने बताई, लेकिन ये हमारे बाजीराव की भी एक मुद्रा पे, राजमुद्रा थी। उसने लिखा है, श्री शाहू नरपति हर्ष विधान, श्री शाहू नरपति हर्ष विधान, बाजीराव बल्लाळ मुख्य प्रधान। वामपंथियों भिखारी, ये होती है स्वामी निष्ठा। वंदे मातरम।